अगर आप सीबीएसई में हैं या फिर अगर आप नीट की सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये ना 3 पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं आपके एनसीईआरटी की जो बुक है, पर ये आप सिर्फ रट लेते हैं मैम कि ठीक है मैम लिखना ही है तो हम लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब जो हार्डी विनबर्ग कहते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर होता है, क्या मतलब है इस बात का, चलिए इसको समझते हैं। द जीन पूल एंड देयर अलील रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ये जो आपका रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इन्होंने बोला इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अब आप बोलेंगे मैम फ्रीक्वेंसी निकालनी कैसे है। एवरीवन, मेरा नाम है शिवानी एंड वेलकम टू केजीएस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये जो बेटा प्रिंसिपल है, सबसे पहली बात तो ये इवोल्यूशन जो आपका चैप्टर है यानी विकास जो आपका चैप्टर है वहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपका ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर फैक्टर्स वगैरह सब कुछ बताना होगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। अगर आप सीबीएसई में हैं या फिर अगर आप नीट की सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस टॉपिक में ना बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो आज हम वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान से ये जो लेक्चर है वो सुनना पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल यानी हार्डी विनबर्ग के सिद्धांत के ऊपर। यहाँ पे बेटा ये ना 3 पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं आपके एनसीईआरटी की जो बुक है, पर ये आप सिर्फ रट लेते हैं मैम कि ठीक है मैम लिखना ही है तो हम लिख देंगे, कोई बात नहीं। एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसका क्या मतलब है ये हम आगे सीखेंगे वीडियो में। दूसरा जो यहाँ पे आप देखते हैं, द जीन पूल एंड देयर अलील रिमेन कांस्टेंट, द सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। तो ये तो आपके सारे पॉइंट्स हो गए, लेकिन इनका मतलब क्या है मैम, कवि कहना क्या चाहते हैं, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो मान लीजिए बच्चों एक गांव है और उस गांव में बहुत बहुत बड़ा सा ना एक तालाब है, और उस तालाब में पता है कौन रहता है, इस तालाब में रहते हैं मेंढक, बहुत सारे मेंढक। अब मेंढक आप आसानी से देख सकते हैं, मेंढक जो होते हैं वो आपके तालाब वालाब में ही होते हैं, और हर गांव में एक तालाब तो जरूर होता है। तो 2 तरीके के यहाँ पे मेंढक रहते हैं, एक तो ऐसा रहता है पीले रंग का, और दूसरा जो आपको आसानी से दिख जाता है यानी कि हरे रंग का आपको मेंढक मिलता है। तो यहाँ पे हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला है बच्चों कि जो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज है उनका सम बराबर रहता है। यानी कि मान लीजिए ये वाला जो है आपका, ये वाला है आपका कैपिटल येलो, कैपिटल येलो। एक सेकंड, मेरे को पेन छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा पेन आ गया है। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते, थोड़ा सा छोटा। चलिए भाई, तो यहाँ पे हम इसका जो अलील लेंगे, अलील का क्या मतलब होता है बच्चों, मान लीजिए एक लक्षण है, एक लक्षण है बच्चों, उस लक्षण के 2 प्रकार हो सकते हैं। जैसे अगर हम हाइट की बात करें तो हम बोल सकते हैं या तो कोई कैपिटल टी होगा या तो फिर वो स्मॉल टी होगा, है ना। ये वाला जो है प्रभावी लक्षण है, ये वाला अप्रभावी लक्षण है। अब यहाँ पे हमने कौन सा लक्षण लिया है यानी कैरेक्टर कौन सा लिया है, हमने लिया है कलर। तो मान लीजिए ये वाला जो है वो है कैपिटल जी, कैपिटल जी। ये वाला है बच्चों कैपिटल जी, कैपिटल जी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, येलो कलर का, ये हो जाएगा स्मॉल जी, स्मॉल जी। अब जो हार्डी विनबर्ग कहते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर होता है, क्या मतलब है इस बात का, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए वो जो हमने तालाब देखा था उसमें टोटल कितने रहते हैं, 100 मेंढक रहते हैं, जिसमें से बेटा 60 जो है वो हरे रंग के हैं और 40 जो है वो पीले रंग के हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे यानी 60/40 अगर आप करेंगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो बच्चों आ जाएगा 3:2। पहली चीज तो ये है। अब बच्चों मान लीजिए इनके बच्चे हो जाते हैं, है ना, मान लीजिए इनके बच्चे करवा देते हैं भैया, क्योंकि इवोल्यूशन की बात हो रही है अगर, तो अगली जनरेशन तो आएगी, अगली जनरेशन ले आते हैं, इनके बच्चे पैदा हो गए, इनके बच्चे कैसे होते हैं, टैडपोल होते हैं। तो अब देखिए हमने क्या बोला था कि हमने बोला था 100 है टोटल, और उसमें से ग्रीन कलर के कितने हैं, ग्रीन जो है बेटा वो 60 थे, और येलो जो थे और बेटा जो येलो थे ना वो कितने थे मेरे बच्चों, वो थे 40। तो हमने इसका रेशियो कितना निकाला था, 3:2 निकाला था। अब हमने बोला कि अब जब इनके बच्चे हुए हैं तो वो भी कितने होंगे मेरे बच्चों, वो जो बच्चे हैं वो भी कितने होंगे, इसी रेशियो में आएंगे। मान लीजिए इनके 100
बच्चे हो गए। यानी टोटल अब ये कितने हो गए हैं, टोटल मिला के, कुल मिला के अगर हम देखेंगे इनकी संख्या कितनी हो गई है, इनकी संख्या अब हो गई है टोटल मिला के इनकी संख्या जो है वो कितनी हो गई है बच्चों, अरे ये पेन क्यों नहीं चल रहा, टोटल मिला के इनकी संख्या अब हो गई है 200। तो जो आपके हार्डी विनबर्ग है उन्होंने ये कहा था कि अगर पहली जनरेशन में 3:2 आया था तो अगली जनरेशन में भी 3:2 ही आएगा। पर अब यहाँ पे क्योंकि 200 लोग हैं तो आप क्या करेंगे, रेशियो जो है वो सेम रहेगा, यानी 3x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आगे चलते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का प्लस करा तो हमारा 5x हो गया, 5x इज इक्वल टू 200 हो गया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, तो क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर जो आ जाएगा 5 4s are 20 और 0 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे कि 200 में से पीले कितने हैं और हरे कितने हैं, कितने पीले हैं और कितने हरे हैं, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 3x, यानी कि बच्चों 3 इंटू बेटा 40, तो कितना आएगा आपका, 3 4s are 12 और 0 यहाँ लगा दिया। अगर हम निकालें कि मैम पीले वाले कितने हैं, तो पीले वाले कितने थे, 2x थे, इसका क्या मतलब हुआ, 2 इंटू 40 हुआ, 4 2s are 8 और आपकी जो संख्या है वो कितनी आई, 80 आई। यानी कि हम यहाँ क्या बोलेंगे कि 200 में से पीले कितने हैं, 200 में से पीले हैं 80 और 200 में से हरे कितने हैं, हरे हैं 120। यानी कि हार्डी विनबर्ग ने जो पहली बात बोली कि जो रेशियो होता है सारी पॉपुलेशन में, पहली F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में, पहली पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी में, वो जो रेशियो है वो बराबर रहता है। पहली चीज तो इन्होंने ये बोल दी। अब चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पे, है ना, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, वापस आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट क्या था बच्चों हमारा, हमने बोला था द जीन पूल एंड देयर अलील रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ये जो आपका रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे नंबर बढ़ जाए लेकिन रेशियो जो है वो सेम रहता है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो बोला हुआ है, सम ऑफ टोटल अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। तो यही अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इन्होंने बोला बेटा कि इन्होंने ना कुछ फॉर्मूला दिए तो उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इन्होंने बोला P प्लस Q इज इक्वल टू होता है 1। अब मैम P क्या है और Q क्या है, P का मतलब है बेटा जो हमने लिया था कैपिटल G, और Q का क्या मतलब है, यहाँ पे Q मैंने छोटा भी बनाया है इसी वजह से, Q का मतलब है पीला फ्रॉग यानी स्मॉल जी। तो इन्होंने बोला इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अब आप बोलेंगे मैम फ्रीक्वेंसी निकालनी कैसे है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे सीख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकाली जाती है, टोटल कितने लोग थे बच्चों, टोटल लोग थे 100, है ना, टोटल कितने फ्रॉग थे, कितने थे, 100 थे, उसमें से 60 क्या थे बेटा, आपके हरे रंग के थे। यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। वहीं अगर आपको Q की निकालनी हो तो यानी 40/100, टोटल कितने थे, 100 थे, तो कितना आएगा आंसर, 0.4। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए भैया, 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 1। तो ये बोला था आपके हार्डी विनबर्ग ने। दूसरा आ जाते हैं, एक और जो इन्होंने फॉर्मूला दिया था वो था p² प्लस q², या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1 बोला था इन्होंने। अब बेटा देखो ऐसा तो होगा नहीं ना कैपिटल और कैपिटल स्मॉल ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोग कैपिटल और स्मॉल हो। तो यहाँ पे वही आपको बताया गया है कि जो कैपिटल है यानी इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट है ये, है ना, ये वाला जो है ये है होमोजाइगस रिसेसिव, यानी ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है, और ये वाला क्या है, हेटेरोजाइगस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P का मतलब तो ये हो गया, Q का मतलब ये हो गया, और 2pq का क्या मतलब हो गया बच्चों,
2pq जो हमने यहाँ लिखा है उसका मतलब है ये, और इनका भी सम क्या होगा आपका 1 होगा। जैसे मान लीजिए आपको 6 और 4 दे रखा है, तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। 0.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 प्लस क्यू स्क्वायर, यानी 0.4 का जो स्क्वायर है ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 होना चाहिए। 6 6 36 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 0.36 प्लस हम क्या लिखेंगे 2pq, तो 6 4 24 24 इंटू 2 कितना होता है आपका 48, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 0.48 आ जाएगा, और यहाँ 4 4 16 यानी 0.16 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हार्डी विनबर्ग ने ये बोला था कि ऐसे ऐसे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो हार्डी विनबर्ग ने दिए थे। अब अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे कि मैम यहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बोल देंगे होमोजाइगस डोमिनेंट जो है, होमोजाइगस डोमिनेंट मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। होमोजाइगस आपको दे रखा है, P आपको दे रखा है 0.7। अब आपको मान लीजिए Q निकालने को बोल दे या 2pq निकालने को बोलते हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको p पता है तो आपको ये पता है p प्लस q जो होता है बच्चों वो कितना होता है 1। p आपको दे रखा है 0.7 अगर आपको दे रखा है तो आप q की वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। q की वैल्यू जरूर अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो ये है बच्चों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ये थे आपके हार्डी विनबर्ग के दोनों फॉर्मूले। अब चलते हैं बच्चों आगे कि फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को, वो देख लेते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भले ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो हमारे एग्जाम में आता है, पर ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि हार्डी विनबर्ग ने ये बोला था कि पॉपुलेशन का जो रेशियो है जो हमने पढ़ा उसमें ना ही जीन माइग्रेशन होना चाहिए, यानी कि बच्चों ना ही ये जो आपके मेंढक थे ना ही वो दूसरे पॉन्ड में जाए, ना ही यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से रातों रात पीले जो मेंढक थे वो खत्म हो जाए, यानी कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो पिंक वाले फ्रॉग थे वो अचानक से म्यूटेशन के बाद पिंक कलर के हो गए, मैंने क्या बोला, जो पीले वाले फ्रॉग थे वो अचानक से म्यूटेशन के बाद पिंक कलर के हो गए, तो म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई मेंढकी बाहर से आ गई और इस जनरेशन में आके इस वाले पॉइंट में आके रहने लग गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ना ही यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वरण होना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको कोई और ऐसे टॉपिक्स परेशान कर हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और मैं आपके लिए छोटी छोटी ऐसी वीडियोस लाते रहूंगी। बाय बाय, टेक केयर।